Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are studying feasibility analysis. ठीक है. We have discussed feasibility analysis of product service feasibility analysis. In this we have already decided what is product service desirability. We have talked about concept statement. There are different components of concept statement, that is product, target market, why new venture, fitness strength, special feature and management team. ठीक है. Now next step we will move forward to product service demand. आप लोगों ने सुना होगा क्वेश्चनियर होता है, पढ़ा होगा एक क्वेश्चनियर चीज़ होती है, एक सर्वे होता है, उसके थ्रू आप सर्वे करते हो. अब देखो इसके दो स्टेप्स हैं. एक क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर बाइंग इंटेंशन सर्वे और कंडक्ट लाइब्रेरी इंटरनेट एंड गमशू रिसर्च. अब देखो आप क्या करते हो, आप सर्वे करते हो. अब इतनी मतलब क्या एडवांसमेंट हो गया कि आप सर्वे करते हो. आप सर्वे आप खुद नहीं करते, तो देयर आर सम मार्केटिंग फर्म्स, जैसे surveymonkey.com एक वेबसाइट है बड़ी अच्छी. उधर आप बड़े अफोर्डेबल पैसों में उनको बता सकते हो, जी ये मेरा टॉपिक है, ये मेरी प्रोडक्ट है, इसमें मैं सर्वे करना चाहता हूँ, तो आपको पूरा सर्वे कंडक्ट करके देंगे. ठीक है. देखो इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू गॉज कस्टमर इंटरेस्ट इन अ प्रोडक्ट और सर्विस. It consists of concept statement or a similar description of product or survey with a short survey attached to gauge customer interest. यानी आप क्या कह रहे हो कि आपने कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट लगाई, कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट ऊपर लगा के साथ उसके सर्वे अटैच किया. यानी मकसद क्या है कि वो कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट लोग पढ़ें, फिर आपको बताएं कि वेदर दे आर विलिंग टू बाय दैट प्रोडक्ट. यानी उन्होंने उनकी इंटेंशन का आपने अंदाज़ा लगाना है कि क्या वो ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं कि नहीं खरीदना चाहते. देखो इंटरनेट साइट्स लाइक surveymonkey.com है, मेक एडमिनिस्ट्रिंग बाइंग इंटेंशन सर्वे इजी एंड अफोर्डेबल. देखो फॉर एग्जांपल इस तरह क्वेश्चन आ गया, हाउ लाइकली वुड यू बाय द प्रोडक्ट और सर्विस डिस्क्राइब अबव इफ वी मेक इट. डेफिनेटली, प्रोबेबली, माइट और माइट नॉट, प्रोबेबली, वुड नॉट, डेफिनेटली, वुड नॉट. एडिशनल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं कि प्राइस कितनी पे करोगे, और व्हाट वेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड दिस प्रोडक्ट और सर्विस फॉर सेल. अब देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एथिक्स डू मैटर. हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम चीज़ों को बॉदर नहीं करते, इग्नोर करते हैं. अब देखो फॉर एग्जांपल आप बात करते हो, कोई आपके पास सर्वे आता है, हम लोग उसे ब्रांडली फील करते हैं. अमूमन लोग रिसर्च भी करते हैं, तो जब सर्वे आता है तो लोग उस पर सही फीडबैक नहीं देते, बस कहते हैं यार टाइम जाए वाला, फटाफट कर दो. तो बेसिकली ना अच्छा क्वेश्चन एयर फिल करना, अच्छी इंफॉर्मेशन देना, टू दी पॉइंट देना, ये भी एक कह लो सदका जारी है, स्वाब है. यानी इसका स्वाब मिलेगा क्योंकि आपने क्या किया, किसी को हेल्प किया है, वो एक मशवरा आपसे मांग रहा है कि आपकी राय पूछ और आपने उसको अच्छे तरीके से दिया. तो कोशिश किया अगर कोई भी सर्वे है, कोई भी चीज़ है, उसको अच्छे तरीके से दिया करो ताकि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले, आप इन्फॉर्मेशन दे सको ताकि अगले बंदे का फ़ायदा हो, सोसाइटी का फ़ायदा हो. अच्छा एक तो हो गया सर्वे. दूसरा तो लाइब्रेरी इंटरनेट एंड गमशू रिसर्च. लाइब्रेरी आप विज़िट कर सकते हो. लाइब्रेरी में डिफरेंट बुक्स हैं, आप ऑनलाइन लाइब्रेरी है. मैं आपको एक बड़ी अच्छी दिखाता हूँ, z-हाइफन जो है lib.org. ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है. यहाँ पे बुक्स भी हैं, आर्टिकल्स भी हैं. ठीक है, आप बुक्स में जाओ. अब काफ़ी ज़्यादा बुक्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी. फॉर एग्जांपल आप मोटिवेशन टाइप, देखो हमें अक्सर मोटिवेशन स्पीकर नज़र आते हैं, हम कहते हैं कि कहाँ से बातें ले आते हैं. देखो ये डिफरेंट बुक्स सामने इनकी लगी हुई हैं, इनमें से आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हो. फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, सेल्फ डिसिप्लिन, 365 डेज विद सेल्फ डिसिप्लिन, एग्जैक्टली व्हाट टू से, स्मार्ट थिंकिंग, देन करेज टू बी डिस्क्राइब, डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन. अब ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब इस तरह की और आपको सब्जेक्ट ओरिएंटेड बड़ी बुक्स मिल जाएंगी. तो ये बताया books4u.org, डायरेक्ट ये बुक्स पे आ जाएगा. ज़ेडलिब है, बड़ी अच्छी वेबसाइट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अच्छी यहाँ से डाटा ले सकते हैं. ठीक है, तो आपको बेसिकली आइडिया होता है प्रोडक्ट सर्विस डिमांड का, लोगों का पता लगता है, लोगों का रिसर्च पढ़ रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, एरियाज़ की.
ताकि आपको पता लग सके कि वहाँ के लोगों का कल्चर कैसा है, वहाँ पे क्या चीज़ चल सकती है, क्या नहीं चल सकती। फिर इस तरह जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वहाँ का बड़ा अच्छा कह लो कि होता है, बड़ा होता है, इंफॉर्मेशन होती है। गुजरांवाला चैम्बर की तो बहुत इंटेंसिव है कि वो डिटेल में उनके क्या आता है, मैगजीन्स है जिसमें हर चीज़ लिखी होती है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट ऑफ़र की जा रही हैं, क्या क्या इंडस्ट्री है, वहाँ से आपको आइडिया मिल सकता है। फिर इंटरनेट रिसर्च, आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो सर्च करने में, आपको वहाँ से भी आइडिया मिल सकता है कि पोटेंशियल वायबिलिटी कितनी है प्रोडक्ट की। फिर एक होती है गमशू रिसर्च, is a detective or an investigator that scrouges around for information or clues wherever they can be found. देखो गमशू रिसर्च क्या है, खोरेदना होता है ना, जैसे हम दीवार खोरेदते हैं, जाकर देखें इसके पीछे क्या है। यानी आपको जहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है ना, आप वहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हो। Ask people what they think about your product or service idea. If your idea is to sell educational toys, spend a week volunteering at a daycare center and watch how children interact with toys. यानी आपने अगर खिलौने बेचने, एजुकेशन टॉयज़ जैसे ब्लॉक्स वगैरह आते हैं, डिफरेंट ABC वाली चीज़ें आती हैं, अगर आपने वो सेल करने हैं तो आप ऐसी उन जगह पे जाएं जहाँ पे लोग खेलते हैं, जैसे प्ले ग्रुप की क्लासेस में जाएं, देखें, वॉच करें चिल्ड्रंस कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके मुताबिक आप प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। अभी देखो फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव थिंग एन एंटरप्रेन्योर कैन डू कंडक्ट थॉरो प्रोडक्ट सर्विस एनालिसिस टू हिट द स्ट्रीट एंड टॉक टू पोटेंशियल कस्टमर। यानी फॉर एग्जांपल अब ये एक इंडिविजुअल है, ये क्या कर रहा है, सर्वे कर रहा है न्यू प्रोडक्ट आइडिया के बारे में। यानी आप किसी से पूछें, मिलें, आप सर्वे करें, उनकी राय लें, उनसे पूछें ये प्रोडक्ट है मैं लॉन्च करना चाहूँ, आप क्या कहते हैं, इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, या क्या वीकनेस हो सकती है, क्या स्ट्रेंथ हो सकती है, कैसे पोटेंशियली इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। क्लियर? अच्छा देखो, नेक्स्ट हमारे पास इंडस्ट्री टारगेट मार्केट फिजिबिलिटी। यानी इंडस्ट्री फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग इंडस्ट्री जिस तरह होती है, फूड इंडस्ट्री होती है, हेल्थ सेक्टर होता है, यानी हमारी बेसिकली टारगेट मार्केट क्या है। देखो, इज एन असेसमेंट ऑफ द ओवरऑल अपील ऑफ द इंडस्ट्री एंड टारगेट मार्केट फॉर द प्रपोज्ड बिजनेस। क्या आप पूरी चेक करते हो कि इंडस्ट्री कितनी अपीलिंग है। जैसे मैंने कहा IT इंडस्ट्री बहुत अपीलिंग है फ्यूचर के लिए, फूड इंडस्ट्री बहुत अपीलिंग है, आपकी हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल्स है, वो बहुत अपीलिंग है। फिर देखो, एन इंडस्ट्री इज़ अ ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग अ सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विस। अब इंडस्ट्री कहते किसको हैं, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री में तमाम बैंक्स आ जाते हैं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में तमाम इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में तमाम सीमेंट से मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आ जाती हैं। फिर इसी तरह आपकी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में तमाम वो कंपनीज आती है जो हेल्थ से रेलिवेंट प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दे रही हैं। ठीक है, IT इंडस्ट्री में तमाम आपकी IT कंपनीज आ जाती हैं जो IT सर्विसेज दे रही हैं। देखो, a firm's target market is a limited portion of the industry it plans to go after। देखो, आप फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, IT से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको आपके IT इंडस्ट्री से जो लोग पोटेंशियल कस्टमर हैं जो कि IT सर्विसेज यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो आप उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, तो वो आपकी टारगेट मार्केट होती है। कि हम लोग देखो फॉर एग्जांपल आपने IT सॉफ्टवेयर हाउस खोला, सॉफ्टवेयर हाउस खोल के आप देखो इतना बेनिफिट हो गया है ऑनलाइन काम का बिज़नेस का, कि सॉफ्टवेयर ज़रूरी नहीं है कि आप वाली दीना जिले में खोले तो यहाँ पे पोटेंशियल कस्टमर है, आप ओवर द वर्ल्ड पोटेंशियल कस्टमर देख सकते हो, उनको जाके उनके जॉब्स परफॉर्म कर सकते हो, उनको अपने प्रपोजल्स दे सकते हो, बिज़नेस उनके साथ कर सकते हो आप। अब इसमें दो चीज़ें होती है, एक इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस की बात होती है, एक टारगेट मार्केट अट्रैक्टिवनेस। अब इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस may vary in terms of their overall attractiveness. In general, the most attractive industries have the characteristic depicted on the next slide. अच्छा, हम लोग बात अब कर रहे थे इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस की। देखो, इंडस्ट्री वेरी इन टर्म्स ऑफ देयर ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस। इन जनरल द मोस्ट इंडस्ट्रीज हैविंग कैरेक्टरिस्टिक डिपिक्टेड ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। Of the degree to which environment and business trends are moving in favor rather than against the industry। अब देखो, हम लोग अक्सर कहते हैं ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ठीक है, अब जब एक चीज़ का ट्रेंड आता है ना,
उस ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना आया, कोरोना की वजह से क्या हुआ, बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट हुए। अब जिन लोगों ने क्विक डिसीजन मेकिंग की, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग की, ऑनलाइन शिफ्ट हो गए, बिजनेस सर्वाइव कर गए। जिन्होंने वेट एंड वॉच किया, टाइम लगाया, वो बिजनेस कोलैप्स भी किए काफ़ी बिजनेसेस। तो ये क्या होता है कि आपने फ़ौरन क्या किया, शिफ्ट कर लिया, क्योंकि इकोनॉमिकली ट्रेंड डिफरेंट चल पड़ा था, बिजनेस ट्रेंड डिफरेंट चल पड़ा था, तो उस ट्रेंड के साथ लोग चल पड़े। तो मेन चीज़ जो होती है ना, वो आपने इंडस्ट्री में जो ट्रेंड क्या चल रहा है उसके साथ चलना है। क्लियर। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यंग है, ओल्ड है, ठीक है। फिर इंडस्ट्री नया स्टार्टअप है, जैसे ई कॉमर्स बिल्कुल कह लो यंग है पाकिस्तान में, उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अब एन अर्ली रादर दैन लेट इन द लाइफ साइकिल, शुरू में इंडस्ट्री में जो भी आता है, नई नई इंडस्ट्री आती है, पोटेंशियल होता है। लेटर ऑन आपके सामने देखो एक काम शुरू होता है, देखा देखी लोग शुरू कर देते हैं, कंपटीशन बढ़ जाता है। फ्रेगमेंटेड है, कंसनट्रेटेड है, यानी किसी एक चीज़ में फोकस कर रही है, डिफरेंट चीज़ में फोकस कर रही है, ग्रो कर रही है या श्रिंक कर रही है, यानी वो चीज़ ख़त्म हो रही है या नहीं जा रही। जैसे ई कॉमर्स इंडस्ट्री आपकी बड़ी ग्रो कर रही है। फिर सेल प्रोडक्ट और सर्विस दैट कस्टमर मस्ट हैव रादर दैन वांट टू हैव। देखो मैं दो चीज़ों में हमेशा कहता हूँ, यहाँ पे नीड की बात हो रही है, ना कि डिज़ायर की। जिस चीज़ की इंसान को ज़रूरत होती है वो चीज़ इंडस्ट्री या कुछ भी है, वो आपकी पोटेंशियल है, उसमें अच्छा सेलिंग होती है, अच्छा बिजनेस चलता है। जो आपकी वांट्स होती हैं वो लोग लेते हैं जिनकी नीड्स फुलफिल, यानी आपका पोटेंशियल कस्टमर उसका कम होता है। क्राउडेड, कंपटीशन कितने है उस इंडस्ट्री में, कितने लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हैव हाई रादर दैन लो ऑपरेटिंग मार्जिन, यानी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें ज़्यादा है आपके पास। और नॉट हाईली डिपेंडेंट ऑन द हिस्टोरिकल लो प्राइस ऑफ द की रॉ मटेरियल लाइक गैसोलीन और फ्लोर टू रिमेन प्रॉफिटेबल, यानी आपकी इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट है उसमें जो रॉ मटेरियल आपने लेना है उसकी प्राइस लो होनी चाहिए। अब ये नहीं कि उसमें आपकी प्राइसेस चेंज होते रहे तो आपके प्रोडक्ट की प्राइस भी चेंज होती रहेगी कॉन्टीन्यूसली, ठीक है। ये तमाम वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ में होने चाहिए। अब देखो चैलेंज इन आइडेंटिफाइंग एन अट्रैक्टिव टारगेट मार्केट इज़ टू फाइंड अ मार्केट दैट इज़ लार्ज इनफ फॉर द प्रपोज्ड बिजनेस बट इज़ येट स्मॉल इनफ टू अवॉइड अट्रैक्टिव लार्जर कंपटीशन। देखो आपके पास यानी वो इंडस्ट्री टारगेट मार्केट चूज़ करो जिसमें आपके पास लोग ज़्यादा हैं, यानी आपका पोटेंशियल कस्टमर ज़्यादा है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पे कंपटीशन कम है, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट नीश सर्च करना, नई प्रोडक्ट ढूंढना, ऐसी प्रोडक्ट ढूंढना जिसका कस्टमर ज़्यादा है लेकिन कंपेटिटर कम है उसका। जो आजकल लोग अमेज़ोन पे या ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, बेसिकली ये लोग यही देखते हैं कि हमारी टारगेट मार्केट क्या है, कस्टमर कितने और कंपटीशन कितना है। अब देखो टारगेट मार्केट के अट्रैक्टिवनेस देखना मुश्किल है इंडस्ट्री की निस्बत, ठीक है। Often considerably ingenuity must be employed to find information to assess the attractiveness of a specific target market, यानी आपको कह लो एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जो कि आपने अप्लाई करनी है ताकि आप अच्छी अट्रैक्टिव मार्केट ढूंढ सकें। अब देखो इसमें आपके पास इंडस्ट्री में ये सारे पॉइंट्स हैं। अब इसको सिंपली क्या है, देखो जो यंग इंडस्ट्री होती है उसमें पोटेंशियल होता है, उसमें कंपटीशन कम होता है। ओल्ड इंडस्ट्री में कंपटीशन ज़्यादा होगा। जो जल्दी इंडस्ट्री ज्वाइन करता है उसका लाइफ साइकिल लंबा चलता है। देखो कोई भी प्रोडक्ट है ना, जैसे इंसान है ना, वो इंसान लाइफ में डिप्रिशिएट हो रहा है, इसी तरह लोग इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स भी आस्ते आस्ते मार्केट से ख़त्म होती हैं। आपके सामने एग्जांपल है नोकिया की, कोलैप्स कर गया, उसने मार्केट के ट्रेंड के साथ नहीं चला। उन्होंने विंडो मोबाइल निकाले, यूज़र फ्रेंडली नहीं थे, एंड्रॉयड को सिस्टम को अडॉप्ट करने में टाइम लगाया, मार्केट से आउट हो गया क्योंकि वो मार्केट बिजनेस ट्रेंड के साथ उसको उन्हें फॉलो नहीं किया। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपने देखनी पड़ती है कि इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस क्या है और टारगेट मार्केट की अट्रैक्टिवनेस क्या है। टारगेट मार्केट में जितना ज़्यादा पोटेंशियल कस्टमर होगा, जितना कम कंपटीशन होगा, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब देखो हमने इंडस्ट्री की मार्केट बात की है, हमने प्रोडक्ट सर्विस फिजिबिलिटी बात की इंडस्ट्री की, या हमने टारगेट मार्केट की अट्रैक्टिवनेस देखी है, बात की फिजिबिलिटी की। नेक्स्ट तीसरा कंपोनेंट हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशन फिजिबिलिटी।
अब देखो, इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन वेदर अ प्रपोज बिजनेस हैज सफिशिएंट मैनेजमेंट एक्सपर्टीज ऑर्गेनाइजेशन competent resource to successfully launch a business. Focus on non financial resources, यानी पैसों के अलावा। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, बिजनेस है, वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, हम कहते हैं उसे ह्यूमन रिसोर्स। यानी आपके पास ह्यूमन रिसोर्स क्या है, उसकी एक्सपर्टीज़ क्या है। जैसे मैंने एग्जांपल की, देखो हमारे कई बिजनेस हैं लोकल हैं, वो ऑनलाइन शिफ्ट नहीं हुए। क्यों ऑनलाइन शिफ्ट नहीं हुए? उनके पास रिसोर्स नहीं थी, उनके पास बंदा नहीं था ऐसा जो ट्रेंड नहीं था या एजुकेटेड नहीं था, एक्सपर्टीज नहीं थी कि ऑनलाइन बिजनेस रन कर सके। तो आप कोई ऐसा बिजनेस अगर स्टार्ट करो, हमेशा एक चीज़ याद रखना, मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कह रहा हूँ, हमेशा काम बिजनेस वो करो जो आप ख़ुद चला सकते हो, यानी आपको अंडरस्टैंडिंग है उसकी। लेकिन आपको होना कि किसी भी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करो जहाँ पे आपको किसी पे डिपेंडेंट होना पड़े। तो मैं कोशिश मेरी ये होती है कि उस चीज़ को मैं क्या करूँ, अवॉइड करें। उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, उस चीज़ को आपको नहीं चलाना चाहिए ना। तो ये बेसिकली होती हैं आपका सिनेरियो के देखना पड़ता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटेंसी क्या है, आपकी मैनेजमेंट की एक्सपर्टीज़ क्या है, क्या आपके पास इतने लोग हैं कि वो बिज़नेस को हैंडल कर सकें, संभाल सकें। यानी वो तमाम चीज़ें जो अदर दैन नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज आती हैं, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन फिजिबिलिटी में आती है। दो चीज़ें इसके अंदर, मैनेजमेंट प्रोस और रिसोर्स सफिशेंसी। A firm should candidly evaluate the proofs or ability of its management team to satisfy its manager and has the requisite passion and expertise to launch the venture. अब देखो, प्रोज मीन्स एबिलिटी उनकी क्या है, जो कि सेटिस्फाई करे, हैज़ द requisite पैशन। अगेन वही बात आ रही, यानी जो पैशन आप में है एज ए एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करने का, वो आपके मैनेजमेंट में भी होना चाहिए, और जो एक्सपर्टीज़ आप में, आपके मैनेजमेंट में भी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए ताकि आप उस वेंचर को लॉन्च शुरू कर सकें। देखो, टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन दिस एरिया आर द पैशन दैट द सोलो एंटरप्रेन्योर और फाउंडिंग टीम हैज़ फॉर द बिजनेस, द एक्सटेंट टू विच सोलो एंटरप्रेन्योर और फाउंडिंग टीम अंडरस्टैंड द मार्केट इन विच द फर्म विल पार्टिसिपेट। तमाम अगेन वही चीज़ें आ गई, पैशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस, दैट इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट प्रोस। अब देखो, an indication of passion is the willingness of the new venture team to complete a comprehensive feasibility analysis. अब जब feasibility analysis स्टेज पे ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी मैनेजमेंट कितनी इंटरेस्टेड है, आपकी टीम कितना इंटरेस्टेड है। जितनी एनर्जी, जितना टाइम वो feasibility analysis में स्पेंड करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी मैनेजमेंट में ये कैपेबिलिटीज़ हैं कि नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हमारे पास रिसोर्स सफिशेंसी। देखो, दिस टॉपिक pertains to an assessment of whether an entrepreneur has sufficient resources to launch a proposed venture. To test resource sufficiency, a firm should list 6 to 12 most critical non-financial resources that will be needed to move the business idea forward successfully. If critical resources are not available in certain areas, it may be impractical to proceed with the business idea. अब वो नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं क्या? एग्जाम्पल उसकी, अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल ऑफिस और लैब स्पेस, likelihood of local and state government support of the business, quality of the labor pool available, proximity to key suppliers and customer, willingness of high quality employees to join the team, likelihood of establishment of favorable strategic partnership, proximity to similar firms for the purpose of sharing knowledge, possibility of obtaining intellectual property protection in key areas. यानी आपको ऑफिस स्पेस, आपको उस प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी मेकिंग में क्या सपोर्ट आ रही है, क्या जो आप बिज़नेस लॉन्च कर रहे हैं उसकी लेबर आपको मिल जाएगी, क्या आपके पास जो सप्लायर्स हैं, यानी जो रॉ मटेरियल आपको चाहिए, और जो कस्टमर हैं वो कितने करीब करीब हैं, ठीक है। और फिर विलिंगनेस, यानी उनको ज्वाइन करना, उनकी विलिंगनेस कितनी है। फिर उसकी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, यानी किसी और फर्म के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, वो हो सकती है या नहीं, ठीक है। फिर देखो आप जो फर्म इस्टेब्लिश कर रहे हो, तो आपके कंपेटिटर्स या उससे रिलेटेड बिजनेस कितने हैं, क्योंकि जितने फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी है, उसके साथ एक कोई यूनिवर्सिटी खुल गई है, तो आपस में नॉलेज शेयरिंग भी होती है।
आपस में नॉलेज भी शेयर करते हो, देखते हो कि मज़ीद क्या अपॉर्चुनिटीज़ निकल सकती हैं। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन कितनी हद तक है। तो ये तमाम चीज़ें वो रिसोर्सेज हैं। इस तरह के आप 6 से 12 अपने बिजनेस से रेलिवेंट अदर दैन नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज आप देख सकते हो। अगर कोई आपको नहीं मिल रही है अच्छे रिसोर्सेज, इनके रिसोर्स एफिशिएंसी नहीं है, तो आपको फिर वो आइडिया ड्रॉप करके नया सोचना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे मैं क्लोज़ कर रहा हूँ इस लेक्चर को। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।